स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में बर्फीली और फिर तेज ठंडी हवाओं के कारण जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार ने ठंड से बच्चों को बचाने के उद्देश्य से 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और फिर प्राइवेट स्कूलों को 26 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में शीत दिवस यानी कि कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं तेजी से बह रही है। इन हवाओं में नमी होने के कारण हार कपा देने वाली ठंड महसूस हो रही है। लोग इसे हार कपा देने वाली ठंडी बता रहे हैं, जिसमें शरीर के अंदर तक ठिठुरन महसूस हो रही है। जब बिहार के लगभग सभी जिले इस भयंकर ठंड की चपेट में हैं, जब दिन और फिर रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं रहने से पूरे दिन कपकपी बनी हुई है और फिर लोगों को धूप न निकलने के कारण कोई राहत नहीं मिल पा रही है। कल की मौसम के बारे में अगर बात किया जाए तो कल पटना, गया और भागलपुर समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा पूरे दिन भर। वहीं पर गया में न्यूनतम तापमान मात्र 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और दृश्यता मात्र 50 मीटर दर्ज की गई है। यानी कि लोगों को मात्र 50 मीटर आगे दिख रहा था, उससे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। जहां पटना, गया, राजगीर, जहानाबाद, जमुई, नालंदा, शेखपुरा, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, मधेपुरा, किशनगंज और आसपास के जिलों में घना कोहरा लगातार बना हुआ है। जहां आज भी कई जगहों पर विजिबिलिटी 10 से 50 मीटर तक आज भी। वहीं पर ठंड और घने कोहरे का सीधा असर रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ा है, जहाँ कई ट्रेनें घंटों की देरी से चली। वहीं पर जिसमें यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहाँ राजधानी और फिर एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार भी कम हो गई। पटना एयरपोर्ट पर भी दर्जनों उड़ानों में देरी से दर्ज की गई। यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा और हवाई सेवाएं भी प्रभावित रही। बीजेपी को देश से खत्म करके ही दम लूंगी, ये कहना मेरा नहीं है बल्कि ये कहना है ममता बनर्जी का। जी हाँ, दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को बांटने और वोटर लिस्ट में हेराफेरी का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग की संलिप्तता का भी दावा किया है और बीजेपी को देश से खत्म करने की कसम खाई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं भाजपा को देश से खत्म करके ही दम लूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मैं बंगाल जीतती हूँ तो मैं उनसे दिल्ली छीन लूंगी। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले वहां पर एसआईआर को लेकर के जबरदस्त बवाल मच रहा है। ममता लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा वाले हमारा वोट देने का अधिकार छीनना चाहते हैं, तानाशाही चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि पार्टी पैसों का इस्तेमाल करके बंगाल में मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी इस विभाजनकारी रणनीति के दम पर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक बीमारी कैंसर की। तो कैंसर की शुरुआती लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि आखिर आपको भी ये लक्षण दिखते हैं तो आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। दरअसल बात है कि कैंसर दुनिया भर में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है। भारत में फेफड़ों, मुंह, पेट, स्तन, सर्वाइकल और कोलोरेक्टल कैंसर सबसे अधिक पाए जाते हैं। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार 2018 में कैंसर के कारण लगभग 9.6 मिलियन मौतें हुई है, यानी कि हर 6 मौतों में से 1 मौत कैंसर के कारण हुई है। जहां विशेषज्ञों का कहना है कि 2050 तक नए कैंसर के मामलों की संख्या 35 मिलियन तक पहुंच सकती है, जो 2022 के 20 मिलियन मामलों की तुलना में 77% की वृद्धि दर्शाता है। जहाँ कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती है और आसपास के स्वास्थ्य कोशिकाओं को प्रभावित कर सकती है। जहाँ खराब खान पान, असंतुलित जीवन शैली और फिर पर्यावरणीय कारणों की वजह से इसके मामले में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। जब विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर के शुरुआती संकेतों की पहचान जल्द होने पर इलाज में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि कई लक्षण सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं से मिलते जुलते होने के कारण उन्हें पहचानना
चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन लक्षणों के बारे में अगर बात की जाए तो मल डिस्चार्ज में बदलाव, जब लंबे समय तक लगातार डायरिया, कब्ज या फिर मल डिस्चार्ज में कठिनाई, रेक्टल ब्लीडिंग या फिर पेट में दर्द को नजरअंदाज ना करें, ये कोलोरेक्टल कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है। उसके बाद लगातार थकान, जी हाँ, पर्याप्त नींद के बावजूद भी अत्यधिक थकान महसूस होना, विशेष करके जब ये अन्य लक्षणों के साथ हो तो फिर गंभीर चेतावनी संकेत हो सकता है। वहीं पर बिना वजह वजन कम होना, या अचानक 10% या फिर उससे अधिक वजन घटने पर सावधानी बरतें, ये पेट, लिवर, उसके बाद एसोफेगस या पेनक्रियाज कैंसर का संकेत हो सकता है। वहीं पर पेट में दर्द, लगातार पेट में दर्द, सूजन या फिर असहजता जो कि सामान्य उपायों से ठीक ना हो तो फिर कैंसर का संकेत भी हो सकती है। वहीं पर लगातार खांसी या फिर आवाज में बदलाव, या 8 सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहने वाली खांसी फेफड़ों के कैंसर का संकेत हो सकती है। वहीं पर असामान्य तिल या फिर स्किन में बदलाव, या नई या फिर बदलती तिलें, घाव जो भरते नहीं है, स्किन कैंसर का संकेत हो सकते हैं। वहीं पर अब सवाल है कि डॉक्टर से कब सलाह लें, तो सभी लक्षण कैंसर की ओर संकेत नहीं करते, या कई बार ये सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होते हैं, लेकिन अगर लक्षण असामान्य लगातार या फिर बढ़ रहे हैं तो फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती पहचान जीवन रक्षक साबित हो सकती है। दोस्तों, बिहार के सभी राजस्व कर्मचारियों, राजस्व अधिकारियों और फिर अंचल अधिकारियों की छुट्टियां 31 दिसंबर तक रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही सप्ताह के 6 दिन उन सभी को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक कार्यालय में काम करने का निर्देश दिया गया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। वहीं पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव की तरफ से इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। इसका मकसद परिमार्जन, दाखिल खारिज और फिर राजस्व महाअभियान के सभी लंबित आवेदनों का समाधान 31 दिसंबर तक करना है। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में इन आवेदनों के लंबित रहने की शिकायतें मिलने के बाद विभाग की तरफ से ये सख्त कदम उठाया गया है। वहीं पर विभाग की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि 31 दिसंबर 2025 तक के लिए किसी अधिकारी या फिर कर्मचारी की छुट्टी पहले से स्वीकृत की जा चुकी है तो फिर उसे भी तत्काल प्रभाव से अस्वीकृत माना जाएगा। राजस्व कर्मचारी और फिर अधिकारियों की रद्द की गई छुट्टियों के बारे में विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ये निर्देश आकस्मिक अवकाश यानी कि CL और फिर EL के लिए है। दोस्तों, ईंट भट्टों और बालू घाटों में काम करने वाले लोगों को सरकार पहचान पत्र देगी। यह दरअसल बात है कि उप मुख्यमंत्री और खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में यानी कि बिहार में अवैध खनन को किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब सरकार इस पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। अगर कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी अपने काम में लापरवाही करता है या अवैध खनन में मिलीभगत करता पाया गया तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि राजस्व लक्ष्य से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे 3 दिन के अंदर राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्य योजना बनाएं। अवैध खनन, परिवहन और फिर भंडारण पर रोक लगाने के लिए पूरे बिहार में 400 पुलिस बल की तैनाती के लिए गृह विभाग से अनुरोध किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। 15 अप्रैल तक चुनाव कराने को लेकर के पंचायती राज विभाग ने जिलेवार फॉर्मूला तैयार किया है। जब पंचायती राज डिपार्टमेंट ने बिहार की 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों, 450 पंचायत समितियों और 41 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में चुनाव कराने के लिए जिलेवार फॉर्मूला तैयार करके सभी कलेक्टरों को भेज दिया है। जब पंचायत चुनाव में शामिल सभी यूनिट को वार्ड डिलिमिटेशन के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने लोकल बॉडीज के चुनाव पूरे करने के लिए 15 अप्रैल तक की डेडलाइन तय की है। राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने सभी 41 जिलों के कलेक्टरों को ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में वार्ड डिलिमिटेशन कराने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। जब पंचायती राज डिपार्टमेंट ने इसके लिए आबादी के हिसाब से पैरामीटर भी तय किए हैं। जब अब ग्राम पंचायत की हर 3000 की आबादी पर 7 वार्ड बनाए जाएंगे। इसके बाद हर 1000 की ज्यादा आबादी पर 2 और वार्ड बनाए जाएंगे। इस तरह से 4000 की आबादी वाली ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या 7 से बढ़कर के 9 हो जाएगी। वहीं पर हर 1 लाख पंचायत समिति पर 15 वार्ड होंगे। अगर आबादी 1 लाख से 1.5 लाख के बीच है तो फिर 2 और वार्ड जोड़े जाएंगे। इसी तरह से हर अतिरिक्त 15,000 आबादी पर 2 वार्ड जोड़े जाएंगे।
दोस्तों, मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने हिजाब विवाद पर एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की है। उन्होंने अपने पुराने रुख को दोहराते हुए कहा कि मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने के लिए नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार को पता था कि मुस्लिम महिला है तो फिर वह बच जाएंगे। जावेद अख्तर ने सवाल किया है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री किसी हिंदू महिला का घूंघट हटाने की हिम्मत कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने हिजाब खींचने पर अपनी बात रखी है। उन्होंने नीतीश कुमार की इस हरकत को अशोभनीय बताया है। जावेद अख्तर ने कहा है कि अगर कोई भी धर्म में विश्वास नहीं करता है या नास्तिक है तो भी उसे दूसरों की बेइज्जती करने का हक नहीं है। जहां आप किसी भी रूढ़िवादी हिंदू परिवार में, हिंदू समाज में देख सकते हैं कि भारत में अभी भी कई जगह ऐसी है जहां पर महिलाएं लंबे घूंघट करती है। ये हिजाब जितना ही बुरा है शायद उससे भी बदतर, क्योंकि इसमें आप आंख भी नहीं खोल पाते तो फिर आप जाकर के उसे खींच लेंगे। जब भला कोई ऐसा कर सकता है क्या? वहीं पर नीतीश, अगर आप भारत के इन इलाकों में जाते जहां की औरतें लंबे घूंघट करती है तो फिर क्या आप वहां घूंघट हटाने की हिम्मत करते हैं? क्या आप ऐसा करने की हिम्मत करते? जावेद अख्तर ने दोहराया है कि वे नास्तिक है और धर्म में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने आगे कहा है कि धर्म में विश्वास न करने का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी इबादत कर रहे हैं इंसान को मंदिर, मस्जिद या फिर चर्च से बाहर निकाल दे। जावेद अख्तर ने कहा कि वे पर्दे का विरोध करते हैं लेकिन इस मामले में वे महिला की गरिमा की बात कर रहे हैं। जावेद अख्तर ने कहा कि मैं उनकी गरिमा के लिए लड़ रहा हूं और मैं कहता हूं कि ये गलत है। मेरा मानना है कि नकाब गलत है, मेरा मानना है कि हिजाब गलत है, मेरा मानना है कि पर्दा गलत है, लेकिन ये हरकत भी गलत है। मैं धर्म में विश्वास नहीं करता तो फिर क्या मैं किसी इबादत करते इंसान को हटा सकता हूँ? मैं नास्तिक हूँ। अगर अभी भी आपको शक है तो फिर बड़ा मुश्किल है भाई। मैंने तो बहुत सजाएं झेली है। दोस्तों, बिहार में खेला होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में बीते सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और फिर अमित शाह से मुलाकात की थी। इन नेताओं की मुलाकात के बाद बिहार में विपक्षी दल चौंकाने वाला दावा करने लगे हैं। जी हां, एक न्यूज चैनल से बातचीत में आरजेडी के नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का प्लान बीजेपी ने तैयार किया है। जहां दिल्ली की बैठक में उसी पर चर्चा हुई है। बीजेपी का दावा है कि नीतीश पर वे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े। खरमास के बाद बदला खेला होगा। वो जहाँ दही चूरा खाने के बाद खेला होगा। बीजेपी इस कोशिश में है कि बिहार में सभी क्षेत्रीय दलों को तोड़ दे और अपना सीएम बना ले। वहीं पर दूसरी ओर मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार से हैं आज आ रहे हैं। बिहार की भलाई के लिए कौन सी योजनाओं की शुरुआत यहाँ करवाते हैं ये देखना होगा। वहीं पर केंद्र और फिर बिहार दोनों जगह एनडीए की सरकार है। उम्मीद करते हैं कि उनसे लाभ बिहार की जनता को मिलेगा। वहीं पर एक सवाल पर कहा है कि बीजेपी स्वागत कर रही है तो करें। बिहार से पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बना है बतौर सीएम नीतीश। न बिहार को विशेष पैकेज दिलवा पाए, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, न ही पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मुलाकात के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू नेता और फिर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे। ये मुलाकात राज्य के विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद नीतीश कुमार के फिर से राज्य की कमान संभालने के लगभग 1 महीने के बाद हुई है। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले के स्टेशन के आसपास का क्षेत्र अब देह व्यापार का अड्डा बन गया है। जहां रात दोपहर बिना किसी डर और भय के ये अवैध कारोबार चल रहा है। भागलपुर स्टेशन के पास सुजागंज, एमपी द्विवेदी रोड, तातारपुर रोड, लोहिया पुल के नीचे और फिर लोहापट्टी की संकड़ी गलियों में संदिग्ध गतिविधियां आम हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात इन इलाकों में लड़कियां और फिर धंधेबाजों का जमावड़ा रहता है जो ग्राहकों को आकर्षित करने के साथ ही खुलेआम कारोबार कर रहे हैं। देह व्यापार में लिप्त लड़कियों का कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ सेट है। जब उनके अनुसार ये महिलाएं झारखंड और फिर बंगाल से रोज आती जाती है। इनमें से कुछ महिलाएं लंबे समय से इस धंधे में से जुड़ी हुई है, जबकि कुछ नई लड़कियों की संख्या हाल के महीनों में तेजी से बढ़ी है। जब वहीं पर बताया जाता है कि ये महिलाएं रात्रि में आती है और फिर सुबह वापस अपने गृह क्षेत्र लौट जाती है। स्टेशन क्षेत्र कोतवाली और फिर जीआरपी मुजाहिदपुर और तातारपुर थाना से घिरा हुआ है। बावजूद भी इसके देह व्यापार का ये धंधा बेखौफ चल रहा है। रात के समय स्टेशन चौक, एमपी द्विवेदी चौक, एमपी द्विवेदी रोड,
सुजानगंज रोड, लोहिया पुल और फिर तातारपुर रोड पर संदिग्ध गतिविधियों में इजाफा हो जाता है। इन इलाकों में होटल, गेस्ट हाउस और फिर अन्य स्थानों पर सौदेबाजी की जानकारी मिल रही है, जहां पर ग्राहक और फिर लड़कियां आपस में सीधे डील कर रही हैं। पड़ताल से पता चला है कि इस अवैध कारोबार में बिचौलियों की भूमिका नहीं है, जहां महिलाएं खुद ही सौदे करती है, जिनमें से अधिकांश का कहना है कि सौदे की कीमत 350 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक होती है। ये महिलाएं अक्सर साहिबगंज, दुमका, नवगछिया जैसे इलाके से आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस और फिर प्रशासन की ओर से अब तक इस क्षेत्र में कार्रवाई का कोई भी सख्त प्रयास नहीं किया गया है। जब देर रात इन इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों का सिलसिला जारी रहने के कारण क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। कई बार शिकायत के बावजूद भी पुलिस की ओर से कार्रवाई न होना सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, बिहार में माफिया राज पर प्रहार होगा। बिहार में 20 भू बालू माफियाओं की संपत्ति सीज होगी। जब सरकार ने 20 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल बात है कि गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी द्वारा माफियाओं के खिलाफ दिए गए सख्त बयान के बाद अब बिहार में बड़ी कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने साफ कहा था कि जमीन, शराब और फिर बालू तीनों तरह के माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जहां उस वक्त उन्होंने बताया था कि करीब 400 लोगों की एक लिस्ट पहले से तैयार है, जबकि 1200 नए नामों की पहचान कर ली गई है। जब इन सभी के खिलाफ कोर्ट के आदेश से कार्रवाई करके संपत्तियां ध्वस्त कर दी जाएगी और फिर दोषियों को जेल भेजा जाएगा। अब इस घोषणा का असर जमीन पर दिखने लगा है, जब बिहार में भू माफिया और फिर बालू माफियाओं की चलाचल संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू और फिर जिला पुलिस की जांच के बाद ईडी को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव के मुताबिक जमीन और फिर बालू माफियाओं से जुड़े हुए कुल 20 लोगों की लगभग 54 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। जी हाँ, 54 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति जब्त होगी। इस लिस्ट में 9 यादव समुदाय से जुड़े हुए नाम शामिल है। दोस्तों, बिहार में 17 नए इंडस्ट्री लगाए जाएंगे। जहां बिहार में निवेशों की बारिश होने वाली है, बारिश हो रही है कहा जाए तो। दरअसल बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अब पिछड़ेपन की पुरानी छवि से निकल करके छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए एक उभरता हुआ औद्योगिक राज्य बनता जा रहा है। यह सियासी इरादों और नीतिगत फैसलों के दम पर राज्य सरकार ने 3500 करोड़ रुपए की लागत से 17 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए 7700 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। यह इस बड़े कदम से करीब 1,80,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है और फिर लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। जब बक्सर, मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली और बेगूसराय जैसे जिले अब बिहार के औद्योगिक नक्शे पर तेजी से उभर रहे हैं। खास करके मुजफ्फरपुर को उत्तर बिहार के बड़े औद्योगिक हब के तौर पर विकसित करने की तैयारी है। वहीं पर पारू प्रखंड में 701 एकड़ में विशाल इंडस्ट्रियल पार्क आकार ले रहा है, जिसके लिए 297 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान युवा मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी कमीशन वाला बयान देकर के अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। कहा जाए तो फंस गए हैं। जी हाँ, विपक्ष ने इसे भुनाने का खूब प्रयास किया है, तो वहीं पर सहयोगी दलों को उनका बयान असहज कर दिया है। भाजपा और जेडीयू के बाद अब एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनके बयान की आलोचना की है। मीडिया से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने उनके बयान पर आश्चर्य जताया है। उन्होंने कहा है कि उनका बयान सुनकर के काफी आश्चर्य हुआ है। ये इतने सीनियर लीडर है, जीतन राम मांझी भारत सरकार में मंत्री है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, कैसे इस तरीके की बात बोल रहे हैं। दोस्तों, बिहार में भ्रष्टाचार पर निगरानी विभाग का तांडव चला है। पूर्वी चंपारण के केसरिया में एक महिला अधिकारी को 4000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों धर दबोचा है। गिरफ्तारी के बाद तो महिला इतना घबरा गई कि रोने लगी और अपना मुंह छिपाने लगी। जहां वहीं पर पूरे इलाके में ये खबर आग की तरह फैल गई। महिला सुपरवाइजर के पद पर तैनात थी। निगरानी विभाग के सूत्रों ने बताया है कि गिरफ्तार महिला अधिकारी का नाम अंबालिका कुमारी है। ये केसरिया बाल विकास परियोजना कार्यालय में महिला सुपरवाइजर के पद पर तैनात थी। आरोप है कि इन्होंने अपने काम से जुड़ा हुआ लाभ दिलाने के बदले शिकायतकर्ता से 4000 रुपए रिश्वत मांगी थी। जैसे ही शिकायत मिली, निगरानी की टीम ने पूरा प्लान बनाया और तय जगह पर जैसे ही महिला ने पैसे लिए, टीम ने धावा बोल दिया। जैसे ही टीम ने अंबालिका कुमारी को पकड़ा तो वह बुरी तरीके से डर गई। जब अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करने लगी और फिर आंसू भी बहने लगे, लेकिन निगरानी की टीम ने कोई भी रहम नहीं दिखाया। जब पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ उन्हें हिरासत में ले लिया। अभी उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है।
दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने मखाने की खेती और फिर प्रोसेसिंग यूनिट में काम करने वाले मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार ने मजदूरों के लिए लेबर कार्ड जारी करने का फैसला किया है। इस लेबर कार्ड का मुख्य उद्देश्य मखाना के खेतों और फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स में काम करने वाले मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और फिर कई सरकारी सहायता योजना के दायरे में लाना है, ताकि उन्हें आर्थिक और फिर सामाजिक रूप से सुरक्षा मिल सके। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से मजदूरों की कमाई में बढ़ोतरी होगी, ऐसे में वे पहले से और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि सरकार मखाना की पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अगले 5 साल का रोड मैप तैयार करेगी। इसमें मखाना उत्पादन से लेकर के प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और फिर निर्यात तक सभी पहलुओं पर काम किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में जमीन के सर्किल रेट को 400% तक बढ़ाकर के बाजार की दर तक लाने की तैयारी की जा रही है। इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार लेना है और फिर इसके लिए प्रस्ताव जल्द कैबिनेट को भेजा जाएगा। जिन इलाकों में सर्किल रेट और फिर बाजार रेट में बहुत अंतर नहीं है, वहां वर्तमान दर में सिर्फ 50% तक बढ़ोतरी होगी। राजधानी पटना के पश्चिम में और फिर पूर्वी बोर्डिंग कैनाल रोड पर जमीन का सर्किल रेट अभी भी 30 लाख रुपए प्रति डिसमिल है। जहाँ निबंधन विभाग को मिली रिपोर्ट के मुताबिक जमीन खरीदने वाले कागजों में प्रति कट्ठा जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है, जबकि वास्तविक सौदे 6 से 7 करोड़ रुपए में पूरी हो रहे हैं। जहाँ ऐसा केवल पटना में ही नहीं हो रहा है, बल्कि बांका में भी जिस जमीन का सर्किल रेट करीब 12,000 है, वहां भी सौदे 6 से 7 लाख रुपए प्रति कट्ठा में हो रहा है। वहीं पर जानकारी के मुताबिक पटना जिले का नौबतपुर प्रखंड पूरे राज्य का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ पर सर्किल रेट 22,000 प्रति कट्ठा के करीब है, जबकि जमीन के सौदे 20 से 25 लाख रुपए हो रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ती हिंसा के विरोध में कल सोमवार को सीमावर्ती जिला किशनगंज में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है और वीर शिवाजी सेना के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी चौक पर एकत्र होकर के बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस का पुतला दहन किया और भारत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। तो आपको बता दूं कि प्रदर्शन के दौरान गांधी चौक में हिंदुओं की हत्या बंद करो, बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं, मोहम्मद यूनिस मुर्दाबाद जैसे नारों से गूंज उठा। जहां कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थी जिन पर बांग्लादेश में हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ कड़े संदेश लिखे थे। कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण जरूर हुआ, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। जहां एहतियात के तौर पर चौक और फिर आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। वीर शिवाजी सेना के अध्यक्ष सुमित शाह ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आए दिन हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है। उनके मुताबिक मेमनसिंह जिले में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या ने पूरे समाज को झकझोर करके रख दिया है। उन्होंने इसे सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि मानवता पर हमला बताया है और भारत सरकार से कूटनीतिक दबाव बना करके बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है। जब बताया जाता है कि 18 दिसंबर को बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के भालुका क्षेत्र में 25 वर्षीय दीपू चंद्र दास की कथित इस निंदा के आरोप में उग्र भीड़ ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोप है कि उसे एक फैक्ट्री से जबरन बाहर खींच करके पीटा गया और बाद में शव को जला दिया गया। यह घटना उस हिंसा की श्रृंखला का हिस्सा मानी जा रही है जो हाल के दिनों में बांग्लादेश में भड़की है, जिसमें अल्पसंख्यकों खास करके हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है, उसका नाम जनता उन्नयन पार्टी यानी कि पीपल्स डेवलपमेंट पार्टी रखा है। हुमायूं कबीर ने घोषणा की है कि वे अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। हुमायूं कबीर पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का हिस्सा थे, लेकिन जब उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था तो उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था। अब जब उन्होंने नई पार्टी बना ली है तो फिर सवाल ये उठता है कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की मुस्लिम राजनीति के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करेंगे।
जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम राजनीति तेज हो गई है। मुर्शिदाबाद जिला इस राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया है। यहाँ पर टीएमसी के निकाले गए हुमायूं कबीर मुसलमानों के बीच अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं पर 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में एक नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया। शिलान्यास के ऐलान के बाद ही ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद हुमायूं कबीर ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला कर दिया है, जिसकी औपचारिक घोषणा उन्होंने सोमवार को मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में एक रैली में की है। जो उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी सिर्फ आम लोगों के विकास पर ध्यान देगी, इसलिए इसका नाम जनता उन्नयन पार्टी यानी कि पीपल्स डेवलपमेंट पार्टी रखा गया है। उन्नयन का मतलब ही विकास होता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए उनकी पहली पसंद टेबल और दूसरी पसंद गुलाब के फूलों का जोड़ा है। हुमायूं कबीर ने यह भी घोषणा की है कि वे बंगाल की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनका दावा है कि वे बंगाल की राजनीति में किंग मेकर बनकर के उभरेंगे। हुमायूं कबीर के अनुसार वे बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ लड़ेंगे और उन्होंने कांग्रेस, सीपीआईएम और फिर ओबीसी की पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार भी नहीं किया है। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि वे मुर्शिदाबाद में 10 सीटें जीतेंगे। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से टीएमसी के पास 20 सीटें हैं, जबकि बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी। इस बार हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद की राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। हालांकि हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी न सिर्फ बीजेपी बल्कि ममता बनर्जी की टीएमसी से भी मुकाबला करेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर ये शमाइल नदवी कौन है जिसकी बातों को सुनकर के खुद ब खुद इस्लाम अपना रहे हैं लोग। दरअसल बात है कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हाल ही में 2 घंटे तक बहस चली, जिसमें मशहूर कवि और फिर गीतकार जावेद अख्तर और युवा इस्लामी विद्वान मुफ्ती शमाइल नदवी शामिल रहे। जब दोनों के बीच ईश्वर के अस्तित्व यानी कि डज गॉड एग्जिस्ट पर चर्चा हुई, जिसकी वीडियोज पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस बीच कई ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद और मुफ्ती नदवी का इल्म और उनकी बातें सुनने के बाद कई गैर मुस्लिम लोग अपने आप इस्लाम कबूल कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि उनके तर्कों और फिर कुरान के संदेशों से प्रभावित होकर के बड़ी संख्या में लोग इस्लाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये सब सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक वीडियोज और फिर यूट्यूब वीडियोज में दिखाए गए हैं, जहां लोग इस डिबेट के बाद इस्लाम अपनाने की बात कह रहे हैं और मुफ्ती नदवी के विचारों की सराहना कर रहे हैं। इन सब के बीच आइए जानते हैं मुफ्ती नदवी आखिर है कौन। तो मौलाना शमाइल नदवी का पूरा नाम शमाइल अहमद अब्दुल्ला है। वे 7 जून 1998 को कोलकाता में जन्मे। उनके पिता मौलाना अबू सईद एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान है। धार्मिक परिवार में जन्मे शमाइल ने बचपन से ही धर्म और दर्शन में रुचि दिखाई। कोलकाता में प्रारंभिक कुरानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद शमाइल ने 2014 में लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलमा में प्रवेश लिया और 6 साल की पढ़ाई पूरी करके मुफ्ती की डिग्री प्राप्त की। इस संस्थान में अध्ययन यानी कि रिसर्च करने के कारण उन्होंने अपने नाम के साथ नदवी जोड़ लिया, क्योंकि जो भी इस मदरसा से पढ़ाई करके निकलते हैं उनके नाम के आगे नदवी जोड़ दिया जाता है, ये लक़ब मिल जाता है। इसके बाद वे मलेशिया गए और फिर मौजूदा वक्त में पीएचडी कर रहे हैं। यह नदवी ने मरकज़ी वाहियान और 2024 में वाहियान फाउंडेशन की स्थापना की, जो इस्लामी शिक्षा और सामाजिक सेवा को बढ़ावा देता है। जब वे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर इस्लाम और आधुनिक समाज पर अपने विचार शेयर करते हैं। मौलाना मुफ्ती शमाइल नदवी आज युवा मुस्लिम वर्ग में एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, जो धर्म, तर्क और आधुनिक जीवन के सवालों पर स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं। मुफ्ती नदवी और फिर जावेद अख्तर की बहस काफी चर्चा में है। इस दौरान जावेद अख्तर ने सर्वशक्तिमान और फिर दयालु ईश्वर की अवधारणा पर सवाल उठाया। उन्होंने गाजा में चल रही युद्ध की स्थिति का हवाला देते हुए पूछा कि कैसे एक सर्वशक्तिमान ईश्वर बच्चों की मौत और मानव पीड़ा को रोक सकता है। जावेद अख्तर ने कहा कि अगर ईश्वर हर जगह मौजूद है और सर्वशक्तिमान है तो फिर वह गाजा में भी मौजूद है। ऐसे दुख को देख करके इसे स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है कि ईश्वर दयालु है। जब उनके इस विचारों ने दर्शकों में गहरी बहस को जन्म दिया और धार्मिक संवेदनाओं और फिर नैतिक चिंतन के बीच टकराव को उजागर किया। तो फिर जावेद अख्तर के सवालों के बाद मौलाना शमाइल नदवी ने स्पष्ट किया है कि हिंसा और फिर अन्याय मानव की स्वतंत्र इच्छा का परिणाम है, न कि ईश्वर की इच्छा। जहाँ उन्होंने कहा है कि रचनाकार बुराई की संभावना देता है, लेकिन वे स्वयं बुराई नहीं है। जहाँ अन्याय का जिम्मा इंसान पर है। नदवी का ये उत्तर युवाओं के बीच तेजी
से चर्चा का विषय बन गया है। और फिर ऐसे ही कई अन्य दलीलें हैं जो दोनों के बीच हुई और फिर जम करके वायरल हो रही। हालांकि इन दोनों के बीच में कौन जीता कौन हारा इसका फैसला तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ ये है कि कौन 19 और कौन 20 रहा ये जरूर लोगों ने आंका है अपने आप में। कहा जाता है कि शमाइल नदवी 20 रहे तो जावेद अख्तर 19 रहे। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप भी फोन पे चलाते हैं तो आप होशियार हो जाइए, क्योंकि फोन पे के माध्यम से ठगी का शिकार हो रहे हैं किशनगंज के युवा। किशनगंज के एक युवक से 45,800 रुपए फोन पे से ठग लिए गए। हालांकि युवक थोड़ा जागरूक था, जिसकी वजह से वो कंप्लेंट किया और उनको पूरे के पूरे 45,800 रुपए वापस मिल गए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज साइबर पुलिस ने फोन पे ठगी के एक मामले में पीड़ित को उसके पूरे 45,800 रुपए वापस दिला दिए। ये कार्रवाई साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच आम लोगों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो आपको बता दूं कि पीड़ित ने साइबर क्राइम पोर्टल या हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी, जब ठगों ने फोन पे ऐप का उपयोग करके धोखाधड़ी की, जिसमें फर्जी लिंक भेजना या फिर किसी बहाने ओटीपी प्राप्त करना शामिल था। किशनगंज साइबर पुलिस ने एक बार फिर से त्वरित कार्रवाई करके साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति को बड़ी राहत दिलाई है। जब फोन पे के जरिए ठगी हुई इस मामले में 45,800 रुपए वापस दिला दिए। ये कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का भरोसा टूटता नजर आता है। जब मिल रही जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति के पास फोन पे ऐप के माध्यम से ठगी की गई थी। ठगों ने फर्जी लिंक भेज करके या फिर किसी बहाने ओटीपी हासिल करके 45,800 रुपए निकाल लिए थे। ठगी का एहसास होते ही पीड़ित ने बिना देर किए साइबर क्राइम पोर्टल और फिर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। आमतौर पर ऐसे मामलों में ठगी की रकम वापस मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइबर अपराधी पैसे को तेजी से अलग अलग बैंक खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन किशनगंज साइबर थाना की टीम ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। जब वहीं पर साइबर पुलिस ने संबंधित बैंक और फिर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से तत्काल संपर्क साधा। संदिग्ध लेन देन को चिन्हित करके उसे होल्ड कराया गया। समय रहते की गई इस कार्रवाई के कारण ठग रकम को आगे ट्रांसफर नहीं कर सके। इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करके पूरी 45,800 रुपए की राशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस कर दी गई। किशनगंज साइबर पुलिस की इस सफलता को जिले में साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर लोग ठगी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं तो फिर दोस्तों किशनगंज पुलिस के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब किशनगंज पुलिस स्मार्ट बनेंगे, यानी कि अब किशनगंज ट्रैफिक पुलिस के बॉडी में यानी कि शरीर में कैमरा लगा रहेगा। तो फिर ऐसे में आम लोगों के साथ ठगी भी नहीं होगी। जैसे कि आपको पता है कि कई बार आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार या फिर पुलिसकर्मियों द्वारा अवैध तरीके से पैसे लेने का आरोप लगा है। ऐसे में पुलिस की बॉडी में ड्यूटी करने के दौरान कैमरा लगा रहेगा, तो फिर अब गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति से पैसे या फिर आम लोगों से दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, क्योंकि कैमरा में सारा चीज रिकॉर्ड होगा और फिर उच्च अधिकारी उसको जांचते भी हैं या जांच भी करते हैं। तो ऐसे में ये आम लोगों के लिए भी खुशखबरी है, तो पुलिस वालों के लिए भी खुशखबरी है। न ही पुलिस के साथ कोई दुर्व्यवहार कर सकता है ऐसे में, न ही पुलिस किसी और के साथ। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और फिर पुलिसिंग को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जब पुलिस अधीक्षक सागर कुमार के निर्देश पर अब किशनगंज ट्रैफिक पुलिस को बॉडी वार्ड कैमरे उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और यातायात को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड लगाने का भी काम शुरू कर दिया गया है। एसपी सागर कुमार ने बताया है कि ट्रैफिक पुलिस के जवानों को बॉडी वार्ड कैमरे दिए जाने का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है। इन कैमरों के माध्यम से वाहन चालकों और फिर ट्रैफिक कर्मियों के बीच होने वाली पूरी बातचीत और कार्रवाई रिकॉर्ड होगी। इसे एक और जहां पर बेवजह विवाद और फिर झड़पों पर रोक लगेगी, वहीं पर दूसरी ओर दोनों पक्षों की जवाबदेही भी तय हो सकेगी। किसी भी तरह की शिकायत या फिर आरोप की स्थिति में वीडियो रिकॉर्ड एक मजबूत साक्ष्य के तौर पर काम करेगा। यह शहर में लगातार बढ़ते वाहनों की संख्या और फिर जाम की समस्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी फैसला किया है। यह किशनगंज के व्यस्त चौक चौराहों, बाजार क्षेत्रों और फिर ट्रैफिक हॉटस्पॉट पर कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों से न सिर्फ यातायात पर नजर रखी जाएगी, बल्कि नियम तोड़ने वालों की पहचान भी
भी आसानी से हो सकेगी। इससे ट्रैफिक नियमों के पालन में सख्ती आएगी और फिर दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। यातायात को सुचारू रखने के लिए शहर यानी कि किशनगंज शहर के कई इलाकों में बैरिकेड लगाने का भी काम शुरू कर दिया गया है। बैरिकेड्स के जरिए गलत पार्किंग, अवैध ठहराव और फिर मनमाने कट को रोका जाएगा। जब पुलिस का मानना है कि इससे जाम की समस्या में काफी हद तक कमी आएगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। एसपी सागर कुमार ने कहा कि किशनगंज पुलिस को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। अब पुलिसिंग सिर्फ सड़क पर खड़े होकर के चालान काटने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तकनीक के जरिए निगरानी और फिर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों 10,000 रुपए के दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत। अब ये लास्ट डेट आया है, यानी कि इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए अब आपको लास्ट मौका दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर के ये बड़ी जानकारी सामने आई है। इस योजना के तहत बिहार की महिलाओं को 2,10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जिससे अहम बात यह है कि आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है, यानी कि जो महिलाएं इस योजना का लाभ लेना चाहती है उनके पास अब सीमित समय बचा है, मात्र 31 दिसंबर। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सरकार की ओर से अब तक इस योजना के तहत करीब 1,56,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा चुकी है। अब आगे की प्रक्रिया के तहत पात्र महिलाओं को कुल मिलाकर के 2,10,000 रुपए तक का लाभ मिल सकता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का जीविका से जुड़ा होना जरूरी है। जो महिलाएं पहले से जीविका के सदस्य हैं वह सीधे अपने ग्राम संगठन के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। वहीं पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो अभी तक जीविका से नहीं जुड़ी है उन्हें पहले सदस्य बनना होगा। इसके लिए अपने संबंधित ग्राम संगठन में जाएं, वहां उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवेदन जमा कर दें। या सदस्य बनने के बाद योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं पर शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के सदस्यता के लिए आवेदन कर सकती है। जो महिलाएं पहले से शहरी क्षेत्र में जीविका से जुड़ी हुई है वह अपने स्तरीय संगठन या फिर ग्राम संगठन द्वारा आयोजित बचे हुए बैठक में या फिर नगर निकाय द्वारा आयोजित बचे हुए बैठक में भाग लेकर के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। या समय रहते आवेदन करना जरूरी है, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जहाँ आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज पूरे और फिर सही होना चाहिए। जब कुल मिलाकर के अगर आप या फिर आपके परिवार की कोई महिला स्वरोजगार शुरू करना चाहती है और आर्थिक सहायता की तलाश में है तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक बेहतरीन मौका है। बस ध्यान रखें, आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इससे पहले प्रक्रिया पूरा करना बेहद जरूरी है।